नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में मोटे अनाज और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन, खपत और निर्यात में वृद्धि से किसानों को होगा लाभ। छोटे किसानों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के कच्छ में चरवाहा समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लिया भाग। पशुपालन से जुड़ी आकांक्षाओं और चुनौतियों पर की चर्चा। पशुधन उत्पादन प्रणाली के व्यापक हित एवं अन्य विषयों पर हुआ विस्तार पूर्वक संवाद। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत में डीजल के दामों में हुआ महज 3% का इजाफा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में पत्रकारों से कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम रखने के कारण तेल के दाम रहे स्थिर। अप्रैल 2022 से तेल के दामों में नहीं हुई वृद्धि। अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपए तक अनुदान दे रही है हरियाणा सरकार। अनुदान पाने के लिए saralharyana.gov.in पर ड्रॉ रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर की गई 23 जनवरी। इसके अलावा हरियाणा सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी दे रही है अनुदान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छोटे किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मोदी ने दूरदर्शिता के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में मोटे अनाज का मुद्दा उठाया, जहां भारत सरकार के प्रस्ताव को 72 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 2023 अब भारत के नेतृत्व में मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज के उत्पादन और उत्पादकता, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ाना है, जिससे अंततः देश के किसानों की मदद होगी। केंद्रीय मंत्री तोमर ने रविवार को बेंगलुरु में मोटे अनाज और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये बात कही। तोमर ने कहा कि मोटे अनाज की फसल कम पानी में उगाई जा सकती है। मोटा अनाज किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करता है। देश में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत में वृद्धि के साथ इसका निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। उन्होंने मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रयासों की सराहना की और 2001 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने को मील का पत्थर बताया। उन्होंने राज्य के किसानों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन की भी प्रशंसा की। तोमर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने सहित उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक आय सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक में प्रत्येक किसान को 4,000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय सहायता दी जा रही है। अधिकांश छोटे किसानों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की पहल की है, जिस पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने पूरे देश के साथ साथ कर्नाटक में भी नए एफपीओ के गठन में उत्साहपूर्ण योगदान की सराहना की। तोमर ने कहा कि कृषि को उन्नत और किसान को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पशुपालन से जुड़ी आकांक्षाओं, चुनौतियों और सरकार से नीतिगत चर्चा हेतु रविवार को कच्छ जिले के भुज में देश भर से आए चरवाहा समुदाय के युवाओं के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुधन उत्पादन प्रणाली के व्यापक हित एवं अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक संवाद कर संबोधित किया। रूपाला ने इस तरह के कार्यक्रमों को पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभकारी बताया। मरु प्रदेश राजस्थान में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में भारत सरकार के कैच द रेन अभियान की थीम लाइन के तहत बारिश के पानी को संरक्षित कर 11 करोड़ लीटर क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म पॉन्ड बनाया गया है। इस तालाब के अलावा विश्वविद्यालय में कुल 9 तालाब और भी बनाए गए हैं।
इन तालाबों में जल के संग्रहण और कृषि शोध परियोजनाओं में उपयोग जैसे विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ खुद कुलपति मौजूद है। जल की महत्ता और भविष्य में उपयोगिता, इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए कुलपति अपने वक्तव्य देंगे। जानते हैं सर, जल की महत्ता आप लगातार दर्शाते रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं जल की महत्ता, और आपके पीछे जो मरुसागर तालाब है ये क्या है? मरुसागर तालाब ये 2.5 करोड़ की कैपेसिटी का जल धारण क्षमता का तालाब है, और इस तरीके का दूसरा तालाब आप देखेंगे सामने 11 करोड़ की कैपेसिटी का है, और हमारे जो पीछे 3 तालाब हो रहे हैं 35-35 लाख लीटर की कैपेसिटी के हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो दूसरा फार्म है प्रशासनिक भवन के बैक साइड में, वहां पे हमने करीब 1-1 करोड़ के 2-3 तालाब और बनाए हैं। कुल मिला के हमारा यह है कि भाई यहाँ पानी की भारी कमी है और भूमिगत जल नहीं उपलब्ध है बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति में हमारा इतना बड़ा फार्म है और कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसमें कुल मिला के यह है कि कैसे जल का संरक्षण हो, जो जितनी भी बरसात का पानी है एक एक बूंद का हम संरक्षण करें, उसका फिर संरक्षण करने के बाद उसका कृषि के हमारे जो अनुसंधान प्रक्षेत्र फार्म है उसको उपयोग हो, चाहे हमारे एमएससी पीएचडी के स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट हो, या ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हो, या हमारा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हो, या टीएल सीड्स हो, उसमें उपयोग हो। कैंपस में जितनी भी इमारतें हैं और अन्य तरह का जो पानी का वेस्टेज हो जाता है या पानी को उपयोग होने के बाद जो बह जाता है जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ, उसका सदुपयोग करने के लिए भी कोई नवाचार आपने किया, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए वो भी हम इसके साथ साथ जल संरक्षण के साथ कर रहे हैं कि आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, पानी इस्तेमाल हो गया, हॉस्टलों में गया, गेस्ट हाउस में गया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में गया, लेकिन बाथरूम का पानी और किचन का पानी फिर आपका बेकार चला जाता है। उसको हम एक जगह ला करके, और हमने रिसाइकलिंग यूनिट लगाई है कि पानी को रिसाइकल करके और उसको स्टोर करके बड़े पैमाने पे, और उसको वापस फिर एग्रीकल्चर में उसका उपयोग हो। तो दोनों तरफ हमारा ध्यान है। तालाब कौन कौन से हैं, इनकी क्षमता क्या है, और ये पानी आप कहां से संग्रहित करते हैं? ये पानी देखिए हमारे पास तालाब जो है करीब 10 के लगभग तालाब है। ये मरुसागर करीब 2.5 करोड़ की कैपेसिटी का है। इसके पीछे जो है एक इससे भी बड़ा तालाब जो है वो 11 करोड़ की कैपेसिटी का है, और हमारे पीछे की तरफ जो 3 तालाब और हैं जिनकी हमें मरम्मत करवानी है, अभी थोड़ा सा लीकेज है, तो ये करीब 35-35 लाख के 3 तालाब हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे फार्म पे हमारे 3 तालाब वो 1 करोड़ की कैपेसिटी से ज्यादा के, कुल मिला के यहाँ 10 तालाब हमने बनवाए हैं। नई शिक्षा नीति में कौशल शिक्षा हो या जल संरक्षण की बात हो, ये बहुत चीजें शामिल है, और आप हमेशा पाठ्यक्रमों में भी इसको जल संरक्षण को एक विषय के रूप में देखते आए हैं। तो क्या नवाचार करेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रमों? शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको सक्षम तरीके से आप कैसे पानी को संग्रहण कर सकते हैं, फिर उसका सदुपयोग कैसे हो, उसके बाद सिंचाई के कौन से साधन है, पाठ्यक्रम में भी इन चीजों को हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि लगातार बच्चों को इसके प्रति जागरूक करते रहें। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि जल ही जीवन है, और इसी थीम को लेकर वो नहीं केवल जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, बल्कि पानी का जो वेस्टेज है उसका रिसाइकल करके कृषि शोध और अन्य कार्यों में उपयोग करने का नवाचार भी कर रहे हैं। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में मिलेट्स इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह के मार्गदर्शन में मिलेट्स के प्रति जन जागरूकता के लिए SKN कृषि कॉलेज के छात्रों ने मिलेट्स जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। पहली थाली मिलेट्स वाली। जी हाँ, मिलेट्स को लेकर कई तरह के स्लोगन लिखे नारों के साथ जन जागरूकता रैली का ये विहंगम नजारा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के जोबनेर स्थित SKN कॉलेज के छात्रों द्वारा ICAR द्वारा चलाए जा रहे मिलेट्स इंडिया मूवमेंट के क्रम में आयोजित मेगा जागरूकता अभियान का। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलपति ने कहा कि
मोटे अनाजों की पोषण महत्ता और स्वास्थ्य के लिए उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करना ही इस रैली का मकसद है। SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर में ये एक रैली निकाल रहे हैं जॉबनेर शहर के अंदर, ताकि लोगों को जागरूक करें कि मोटे अनाजों का आज खाद्य सुरक्षा में, पोषण सुरक्षा में और खास करके जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की बात है, उसके निवारण में कितना महत्व है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि पोषक अनाजों को डाइट में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के अतिथि गृह और छात्रावासों की मेस में मोटे अनाजों से बने लजीज व्यंजन बनाए जा रहे हैं। एक टाइम का भोजन पूरा जो है वो मोटे अनाजों पर आधारित रहा है और लगातार अब हम इसमें भी ये भी प्रयास कर रहे हैं। अब कोई मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड करें। गेस्ट हाउस में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मोटे अनाज और आधारित भोजन कुछ हद तक जो लोग आए हैं, चाहे विंटर स्कूल चल रहा है, कोई ट्रेनिंग चल रही है, उनमें लोगों को दें। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि राजस्थान में बाजरे की खेती बहुतायत में होती है, इसलिए विश्वविद्यालय के शोध केंद्र राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ने बाजरे की बायो फोर्टिफाइड किस्में RHB 233 और RHB 234 निकाली है, जो पोषक तत्वों से भरपूर है। अनुसंधान के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर ने हमारा जो रारी दुर्गापुरा है उसने बहुत महत्वपूर्ण किस्में, संकर किस्में और अभी लेटेस्ट जो है 2 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज RHB 233 और RHB 234 का विकास किया है, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा, आयरन का जो लेवल है वो लगभग 80 ppm से ज्यादा है और जिंक का ppm जो निर्धारित मापदंड है 40 है, जबकि उनमें 50 ppm के लगभग है। गौरतलब है कि देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक व श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह हमेशा किसानों के कल्याण और विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए न केवल जन जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि पोषक अनाजों का मूल्य संवर्धन कर इनसे कई तरह के उत्पाद बनाकर किसानों की आमदनी को बढ़ाने का नवाचार भी किया जा रहा है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में विश्वविद्यालय के कुलपति की पहल से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में एक और जहां छात्रों द्वारा जन जागरण और जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पोषक अनाजों को विश्वविद्यालय के कैंपस में सभी को ज्यादा से ज्यादा अपनी खाने की डाइट में शामिल करें और अन्य लोगों को जिस बारे में जागरूक करें, इसको लेकर प्रेरणा भी दी जा रही है। ओपी यादव, DD न्यूज, जॉबनेर। हरियाणा सरकार किसानों को खेती की मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। इस योजना के लिए ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी रखी गई थी। हालांकि अब किसानों को एक और मौका देते हुए खट्टर सरकार ने तारीख 23 जनवरी तक बढ़ा दी है। ऐसे में किसान हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर सकते हैं। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपए तक अनुदान दे रही है। अनुदान पाने के लिए saralharyana.gov.in पर 10 जनवरी 2023 तक आवेदन करना था। फिर रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो 20 जनवरी रखी गई और अब इसे बढ़ाकर 23 जनवरी कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दे रही है। बता दें कि खट्टर सरकार अनुसूचित जाति के किसानों SB 89 स्कीम के तहत 35 HP के नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान दे रही है। इस ट्रैक्टर का उपयोग कर किसान अपनी खेती के कामों को पूरा कर सकेगा। साथ ही आगे चलकर वह इन ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरे किसानों की मदद कर भारी मुनाफा भी कमा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरह से किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। और ऐसी ही एक योजना फार्म मशीनरी बैंक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराती हैं। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्रकारों से कहा कि अप्रैल 2022 से तेल के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत में डीजल के दामों में मात्र 3% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम रखी है, इसीलिए दाम स्थिर हैं।
दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 तक इंडिया में डीजल प्राइस सिर्फ 3% बढ़ा। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 34%, कनाडा में 36% और बाकी जगह के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। केंद्रीय सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में हम लोग जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑन 2 ओकेजन नीचे लाया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उन्होंने भी अपना वैट जो है परसेंटेज लगता है उन्होंने भी कम किया। सेवा परमो धर्म, इस बात को चरितार्थ कर रही हैं वडोदरा की नर्मदा बहन, जो पिछले 35 सालों से जरूरतमंदों का पेट भरने का काम कर रही हैं। नर्मदा बहन रोजाना अपने हाथ से भोजन बनाकर लोगों को खिलाती हैं। 83 वर्ष की इस उम्र में भी समाज सेवा का जज्बा रखने वाली नर्मदा बहन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। जज्बे के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसी बात को चरितार्थ कर रही हैं वडोदरा की नर्मदा बेन, जिनकी उम्र 84 साल है और सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य। और इसीलिए नर्मदा बेन भूखे, बेसहारा और निराश्रित लोगों का सहारा बन उनके जीवन में रोशनी बिखेरने का काम कर रही हैं। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर लगभग 250 से 300 लोगों के लिए खुद खाना बनाती हैं और अलग अलग इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खाना पहुंचाती हैं। राहगीर भी उनकी इस सेवा में शामिल होते हैं। मेरे पति ये शुरू करना चाहते थे। पहले हम खाना बनाकर स्कूटर पर बांटने जाते थे, पर फिर खाने के लिए काफी लोगों ने आना शुरू कर दिया और इसलिए हमने ऑटो रिक्शा में जाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने भी इस नेक काम में सहयोग देना शुरू किया, तो हमने भोजन वितरण के लिए एक वैन ले ली। हमारी इस पहल का नाम राम भरोसे है। आज तक हमें कभी भी इस काम के लिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्य सेवा में प्रतिदिन भोजन करने आने वाले लोग उनके इस कार्य से बहुत खुश हैं। महीने में करीबन 2 बार तो गांव में ही जाते हैं। वहां भी कपड़े, खाना, अनाज, तेल, जो भी आता है, चप्पल, स्लीपर, जो भी आता है, सब प्रेम से आज सबको जाके हम दे के आते हैं। वो बाका बहुत उत्कृष्ट भाव है और उसका घर का भी साथ सहकार बहुत अच्छा है। उन लोगों को लड़का लड़की सब जो भी है, सब पूरा, उसकी लड़की भी है वो और जमाई, वो दोनों भी साथ में आते हैं, हर रोज आते हैं। और दाल भात, साग, शीरो, खमन, बाका हर रोज का ये खाने का प्रबंध चलता रहता है। नर्मदा बेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रोजाना दाल, चावल, खमन और शीरा जैसे व्यंजन बनाती हैं और फिर काशी विश्वनाथ, बादामी बाग, कीर्ति मंदिर और मांडवी जैसी जगहों पर जाकर पूरे सम्मान के साथ लोगों को खाना परोसती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नर्मदा बेन की टीम अस्पतालों के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को भी टिफिन पहुंचाते हैं। मकसद सिर्फ एक, कि कोई भी अभावों के चलते भूखा ना रहे। वडोदरा से संजय पागे के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर ले, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत में सिंचाई भी करते रहें। किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें, सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। अभी चने के खेत में सिंचाई कर ले, इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। कपास के खेत में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। इस समय टमाटर और भिंडी की तुड़ाई करें। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई करते रहे। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश में मूली की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में सिंचाई कर ले।
मटर के खेत में निराई भी करे, मटर की बुआई कर ले। यहाँ चने की बुआई करते रहे, चने के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई करे, इसके अलावा काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी मक्के के खेत से खरपतवार निकाले, वहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर ले, साथ ही गेहूं के खेत से घास फूस निकाले। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रुपाई करे, यहीं के किसान लाल मिर्च की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही प्याज की बुआई कर ले। बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और किसान समाचार में आइए देखते हैं कुछ और खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत की। इन सभी द्वीपों का नामकरण मां भारती की सेवा में समर्पित वीर जवानों के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अमूल्य योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की परिकल्पना की गई है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। वागीर की कमीशनिंग के मौके पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि आईएनएस वागीर कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। वागीर एक दुर्जय हथियार पैकेज वाला सबमरीन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता के शहीद मीनार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कर्नाटक हिजाब पाबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। राणा अय्यूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग की थी। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सिवान में जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं।
राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर सलार मार्ग पर ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के अरक्कोनम के कीलविथी में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। क्रेन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।